एनएलपी बातों का नाम नहीं है, करने का नाम है। एनएलपी हमें सिखाता है एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव मतलब कैसे देना है। तो आपके ख्याल में जो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, इट्स ऑल अबाउट एनएलपी? इसको मैं हाँ भी कहूँगी और इससे थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली जो है पोलाइटली इख्तिलाफ भी करूँगी। एनएलपी इज मच मच बिगर देन जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग। पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी होती है, सोच बदलो ज़िंदगी बदल जाएगी, तो एनएलपी इसी पे ही काम करता है। मुझे तो लग रहा है आप किसी मैजिक की बात कर रही हैं। ये एनएलपी कोई मैजिक है जो आता है और सब बदल देता है। विद इन अ सेशन हम यहाँ जहाँ प्रॉब्लम बनी थी इसी को ही क्लीन करके और इसी के ही अंदर जो है वो फिक्सेशन कर देते हैं। कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? जिस तरह से आप सोचते हैं, दुनिया को परसीव करते हैं, फील करते हैं, आपके इमोशंस, यहाँ तक कि आप मोहब्बत किस तरह से करनी है, इसको भी बदल सकते हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम इसी पर बात करेंगे और मेरे साथ आज बड़ी इंटरेस्टिंग खातून मौजूद हैं जो कि ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग सिखाती हैं और इनका नाम है बिस्मिल्लाह। कैसी हैं आप बिस्मिल्लाह? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड फॉर एवरीबॉडी हु इज वालेकुम वाचिंग। अस्सलाम। बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। बिस्मिल्लाह, मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएँ कि किस तरह आप जो है ब्रेन को रीप्रोग्राम करती हैं। बिल्कुल। सो अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बारी आ जाती है तो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड देन आई वेंचर्ड आउट इनटू द डोमेन ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो मैं प्रैक्टिशनर बनी, इसकी फिर मास्टर प्रैक्टिशनर बनी और फिर इसी डोमेन में मैं ट्रेनर भी हूँ। तो आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रॉम द अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इन द मोडालिटी ऑफ एनएलपी, also a certified trainer of hypnosis from the American Board of Hypnosis. ओके, अब ये बताएं कि ये जो आपने कहा है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, ये किस तरह से ब्रेन को रीप्रोग्राम करती है? क्या चीज़ है? क्या होता है? कोई थेरेपीज होती हैं आप या आपको हिप्नोसिस के थ्रू आपके वो हम देखते थे ना मूवीज में कि वो आपके ब्रेन को जो है वो चेंज किया जा रहा है, ये इस तरह की कोई चीज़ होती है? व्हाट इज दिस? ऑल राइट। सो सबसे पहले तो जो देख रहे हैं, मैंने ये नोट किया है कि बहुत से लोगों को लगता है कि एनएलपी शायद साइकोलॉजी है। कुछ लोगों को लगता है कि ये मोटिवेशनल कोई कोर्स होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे एकदम से मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप अलाउ करें तो मैं यस बड़े प्लीज। आसान लफ्ज़ों में लोगों को बताऊं। ये 3 लफ्ज़ों की कहानी है। एनएलपी, एन स्टैंड्स फॉर न्यूरो, एल स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग। अब हर एक को मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनता है। सबसे पहले आता है हमारा न्यूरो। न्यूरो से आप समझ लें आसान लफ्ज़ों में कि आपका ज़हन और आपकी ये 5 सेंसेस में आपका देखना, आपका सुनना, देन आपका टेस्ट, आपका स्मेल करना और आपका टच करना। ये 5 आप समझ लें कि दरवाज़े अल्लाह पाक ने आपको दिए हैं कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया को ये 5 दरवाज़े कनेक्ट कर रहे हैं। ओके। होता ये कि आप जैसे हैं और मैं हूँ, हम इंसान हैं, हम इन 5 सेंसेस से, आँखों से, स्किन से, कानों से, नाक से और ज़ुबान से टेस्ट करते हैं बाहर। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही है, हमें सुनाई दे रही है, इसका कोई मतलब पहले नहीं बन रहा होता। तो बहुत सा डाटा जो है ये 5 दरवाज़ों से, ये 5 सेंसेस से अंदर जा रहा है आपके ओके। माइंड के अंदर। ना माइंड में कुछ फ़िल्टर्स लगे होते हैं, बिफोर ये प्रोसेस करे कुछ फ़िल्टर्स लगे होते हैं, तो जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, हम जो है उसको फ़िल्टर आउट कर लेते हैं, ठीक है? जो नहीं इम्पोर्टेंट होती है उसको डिस्कार्ड। सो जब ये फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन अंदर जाती है माइंड के अंदर, तो अब बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में फिर आता है लिंग्विस्टिक का कमाल। लिंग्विस्टिक होता है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को, जो हमने इन 5 सेंसेस से जो एक्सपीरियंस किया है, देखा है, सुना है, महसूस किया है, इसको एक मतलब असाइन करते हैं। हमारा माइंड ऑटोमेटिकली एक मतलब अपने एक्सपीरियंसेस को असाइन करता है, बुरा या अच्छा डजंट इवन मैटर, लेकिन एक मतलब असाइन हो जाता है। इस मतलब को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं, ठीक है? तो अब एल फॉर लिंग्विस्टिक, इंटरनल डायलॉग्स हमारे चलने शुरू हो जाते हैं अपने आप से, या एक्सटर्नल हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब आता है लिंग्विस्टिक के बाद प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज द बिहेवियर, द आउटपुट, जो हम जो एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो प्रोग्रामिंग में आता है। तो आप इसको आसान अगर एग्जांपल दे दूं तो आपने कभी जूसर देखा है? ठीक है, जूस निकालने वाला। तो आप जो उसमें फल डालेंगे
वो ही उसमें प्रोसेस होके उसका जूस निकलेगा। तो अगर आपने अच्छे फल डाले, साफ-सुथरे फल डाले तो वही आपका जूस निकलेगा, और अगर आपने गले-सड़े कुछ चीज़ें डाल दी तो वो होगा तो वही प्रोसेसिंग, लेकिन जो आपका एंड रिज़ल्ट होगा दैट इज़ नॉट समथिंग जो हम एडिबल होगा। तो इसी तरह एनएलपी हमें सिखाता है, एक्सपीरियंसेस तो बहुत चीज़ें हम कर रहे होते हैं, उस एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव मतलब कैसे देना है इंटरनली, और फिर जब इंटरनली पॉजिटिव मतलब आ जाएगा तो हमारा जो आउटपुट या बिहेवियर होगा वो भी प्रोडक्टिव होगा। तो क्या बुरे एक्सपीरियंसेस को आप पॉजिटिव थिंकिंग दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट इन द माइंड। हमने मतलब की बात की ना, तो एक्सपीरियंसेस को जो हमने मतलब असाइन किया, अब इसके अंदर एक और एग्जांपल है कि हम, फॉर एग्जांपल मैं घर से आज निकली, तो घर में ये था कि थोड़ा सा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बीच में मिला, ठीक है। अब ट्रैफिक मिला तो मैं थोड़ी लेट हो गई। अब मेरा एक्सपीरियंस एक है कि मैं लेट हो रही हूँ, मुझे आपके पास पहुंचना था। अब मैंने इंटरनली अगर इस चीज़ को मैं एक लिंग्विस्टिक एक मतलब देना स्टार्ट कर दूं कि कितना पूरा हो गया, कितना ये हो गया, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, मैंने टाइम पे पहुंचना था, मेरी क्या इज्जत रहेगी, ऑल दैट, ये हमारे अंदर चल रहा होता है। ये ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, हुकूमत क्यों नहीं ठीक कर रही काम, ये रोड्स कैसे हैं, बेहंगम ट्रैफिक है। अब जितना मैंने उसको मतलब दिया नेगेटिव, तो मेरा आउटपुट और बिहेवियर भी क्या निकला, नेगेटिव। नेगेटिव। मैं स्ट्रेस में आ गई, मैं एंजाइटी में आ गई, और जो मैं ड्राइव करना था वो भी कोलैप्स हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा गूगल मैप्स क्या। इसके बरक्स कि अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसमें मैं डिले में आ रही थी, या कोई ऐसी है कि ट्रैफिक था, तो मैंने उसके अंदर फटाफट किया कि ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए। इन्फॉर्म किसको करना चाहिए, जो हम जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, मैं उनको बता दूं कि आई विल बी 5 to 10 मिनट्स लेट, ताकि उनको पता हो, वो परेशान ना हो। दूसरी चीज मैंने क्या की, मैंने कहा आराम से सुकून से चलो, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, जो मैप बता रहा है उसके ऊपर एग्जैक्टली वैसी डायरेक्शन में चलते हैं, पहुंच जाएंगे। सो आई काम्ड माई सेल्फ, एंड जिस डिले का उसमें बात हुई, मेरे वालिद मेरे साथ थे। मैंने कहा कि डिले हो रहा है तो मैं अपने वालिद के साथ और बातें कर लेती हूँ। इट्स ऑलवेज गुड टू सेट सम टोन एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन। तो मैंने पूरा मतलब ही चेंज कर दिया इवेंट का। अब यही इवेंट में मैंने इसको ऐसी नज़र से देख लिया कि मेरे वालिद के साथ मैं ज़्यादा वक़्त बिता रही हूँ। मैंने इसको ऐसे देखा, मैंने ज़िम्मेदारी का एहसास मुझे हुआ कि मैं अपनी जो जिन्होंने बुलाया उनको मैं बता दूँ, इन्फॉर्म कर दूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखा दी, इमोशनल रेगुलेशन भी हो गई, जस्ट बिकॉज़ वन मतलब दैट वाज़ चेंज। तो आपके ख्याल में जो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, इट्स ऑल अबाउट एनएलपी। आप हुँ, ये कहना चाह रही हैं कि अच्छा। एनएलपी इज पॉजिटिव थिंकिंग। इसको मैं हाँ भी कहूँगी और इससे थोड़ा-सा रिस्पेक्टफुली जो है पोलाइटली इख्तिलाफ भी करूँगी। NLP is a whole domain, it's a universe. पॉजिटिव थिंकिंग क्या हो सकती है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग को अगर इस तरह देखें कि पॉजिटिव थिंकिंग अगर हम कहें कि हर चीज़ जो है वो ठीक है, हर चीज़ ज़बरदस्त है, और हम जो है वो उस चीज़ को बस कहें कि ठीक है, तो जिस कहने से और पॉजिटिव थॉट्स को जनरेट करने से बहुत सी चीज़ें और हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ हम पॉजिटिव थिंकिंग इज इक्वल टू एनएलपी नहीं कह सकते। एनएलपी वर्क्स ऑन नेगेटिव थॉट्स को खत्म करके पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना, ये एक एस्पेक्ट है एनएलपी का। इसके साथ एनएलपी और क्या करता है, एनएलपी हमारे नेगेटिव इमोशंस पे काम करता है, एंगर, सैडनेस, फियर, गिल्ट, बिट्रेयल, एंजाइटी, जो आपका जेलसी होती है, और फिर ये और सारे मिक्स होके सेकेंडरी इमोशंस बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपका कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा एनएलपी जो है वो रूट कॉज को पकड़ता है कि भाई सिर्फ ये कह देना कि जिंदगी सब अच्छी है, ये आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, पर जो रूट कॉज जहाँ से मसले बन रहे हैं उसको पकड़ो। तो एनएलपी वर्क्स ऑन द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। सो ठीक है। यस, पॉजिटिव थिंकिंग इसका एस्पेक्ट है, लेकिन जस्ट एन एस्पेक्ट। अदरवाइज एनएलपी इज मच मच बिगर देन जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, राइट। और वो मच बिगर में क्या क्या आता है? बहुत चीजें मच बिगर में आपका सबसे पहले तो आता है आपका सोचने का तरीका। कहते हैं ना हमारे पाकिस्तान में एक चीज बड़ी होती है, सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। तो एनएलपी एक्शन एक्शन ओरिएंटेड फील्ड है या डोमेन है, ये इसी पे ही काम करता है कि आपकी जो थॉट पैटर्न्स है, सबसे पहले एक बीज क्या आएगा हर चीज को अच्छा करने का या बुरा करने का, वो आपके थॉट्स हैं। और एक इंसान एक रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बताती हूँ, 60,000 to 80,000 थॉट्स एक दिन में सोचता है,
औरत मर्द दोनों। तो आप सोचें कि आपकी अगर सोच, जो आपकी थॉट्स हैं, वो पॉजिटिव होंगी तो उसका क्या एस्पेक्ट बनेगा, और अगर नेगेटिव हैं तो वो आपकी ज़िंदगी को कैसे जीर्ण बनाएगी। तो सबसे पहले एनएलपी क्या करता है कि आपका जो माइंडसेट है, उसको विक्टिम मोड से क्रिएटर मोड पे शिफ्ट करता है। यानी कि ग्रेट। आपका चेंज ही, आपका चश्मा ये जो है ना, जो आपको अगर धुंधला है, जैसे अब मेरा चश्मा है, अगर ये गंदा हो तो मैं जो भी देखूंगी इसके थ्रू, मुझे धुंधला नजर आएगा, मुझे खराब नजर आएगा, मुझे अच्छा नहीं नजर आएगा, क्लियर नहीं नजर आएगा। तो एनएलपी क्या करता है, ये आपके जो देखने का नजरिया है, इसके चश्मे को साफ करता है। अब फिर जब देखते हैं तो आपको पूरी दुनिया, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, एक्सटर्नल वर्ल्ड क्लैरिटी के साथ नजर आता है। एंड व्हेन देयर इज अ क्लैरिटी, इट विल मेक योर लाइफ इजियर, बिकॉज फिर वहां से इमोशंस भी आपके रेगुलेट होते हैं, हर चीज। तो एनएलपी सबसे पहले तो आपके थॉट्स को सही करेगा। थॉट सही हो गए तो उसके बाद दूसरी जो डोमेन है वो आती है इमोशंस। हमारे अंदर आपने देखा होगा, राबिया, के बहुत बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सप्रेस करो, सप्रेस करो। हमारा कभी गुस्सा आता है तो अक्सर माँ बाप जो हैं वो क्या कह रहे होते हैं, मैं इसे माँ बाप पे नहीं कह रही, मैं जो और भी लोग हम्म। हैं कि नहीं नहीं गुस्सा करने वाला बुरा होता है, नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना, पी जाओ गुस्सा। तो हम आधा मतलब लेते हैं कि गुस्सा पी जाओ, लेकिन हम ये नहीं कहते कि गुस्से को उस टाइम पे आप थोड़ा सा रेगुलेट करो, उस टाइम पे एक्सप्रेस ना करो, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप होश में आ जाओ तो उस पर बात जरूर करो, उसको प्रोसेस करो। लेकिन हम वो नहीं करते। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हमारा ये इमोशनल सप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके। एंड जब ये इमोशनल सप्रेशन ज्यादा हो जाता है तो आपका माइंड आपको दो तरीके से अलर्ट करता है। एक आपको अलर्ट करता है कि आपको बात बात पे रोना आता है, गुस्सा आता है, आप ओवरवेल्म फील करते हो, ऐसे जैसे प्याला भर चुका है अब और वो छलक रहा है। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप जो है स्टक फील करोगे, आप कहोगे यार पता नहीं मेरे दिल में खफा खफा फील करती हूँ, ऐसे लगता है दिल, रोना का दिल करता है, छोटी छोटी बात पे जो है उदास हो जाती हूँ, ये गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके इमोशन सप्रेस हो गए। ये दैट्स द फर्स्ट वे कि आपका माइंड आपको बता रहा है कि भाई अब कुछ काम कर लो अपने ऊपर। दूसरा ये है कि आपकी बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ आपको बताना शुरू कर देती है। जैसे इसको आप क्रॉनिक पेन्स का नाम दे सकते हैं कि आपकी बॉडी जब इमोशनल सप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है तो क्रॉनिक पेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ व्हाट्स क्रॉनिक पेन? ऐसी पेन या ऐसी ऐसे दर्द जिसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी आपने बहुत से टेस्ट करा लिए, आपने बहुत से डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन दर्द नहीं जा रहा एक पर्टिकुलर जगह पे, या फिर इट इट कीप्स ऑन ट्रैवलिंग थ्रू योर इंटायर बॉडी। कभी सर में दर्द है, कभी आधे सर का दर्द है, कभी कंधों में स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो गई है, कभी आपको लोअर बैक में है, कभी इट कीप्स ऑन। ठीक है। तो ये आपको आपकी बॉडी बताना शुरू हो जाती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। एनएलपी वर्क्स ऑन दैट। एनएलपी और कैसे करता है, आपके बिलीफ सिस्टम्स पे काम शुरू कर देता है। तो आपके जो बचपन से बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं कि औरतें जो हैं वो कभी गाड़ी नहीं चला सकती, चुप रहने में ही बेहतरी है, औरत को सब्र करना चाहिए, ये हमारे बिलीफ सिस्टम है। ये हमें लेटर ऑन जो है वो सर्व नहीं कर रहे होते, कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स। तो हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं स्टॉप पे चली जाती है। एनएलपी इन लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म करता है। ग्रेट। इसके बाद एनएलपी ऑल्सो वर्क्स ऑन इनर कॉन्फ्लिक्ट। दिल और दिमाग की एक जंग चल रही होती है अक्सर। मैं ये करूंगी या मैं ये करूं, मैं ये करूंगा तो ये हाथ से चला जाएगा, ये करूंगा तो ये हाथ से चला जाएगा। मैंने फॉर एग्जांपल मैनी ऑफ द इंडिविजुअल्स दे हैव अ पैशन टू परस्यू। उनका होता है मेरा यार दिल है ये काम करने का, ये मेरा पैशन है, मुझे ये करना है, लेकिन उस पैशन के लिए आपको इनकम चाहिए। ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए। और आप जो है वो अपनी 9 to 5 जॉब भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब वो भी सस्टेन करनी है और शौक भी सस्टेन करना है, लेकिन शौक करेंगे तो वो हाथ से जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली। और ये करेंगे तो देयर इज नो इक्विलिब्रियम। तो एनएलपी क्रिएट्स दैट सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर यू इंटरनली, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपकी डिसीजन मेकिंग पावर पे काम करता है। जब ये चीजें साफ हो जाती हैं, इसको कहते हैं हम क्लीन अप वर्क। वंस दैट्स डन, फिर आपके मोटिवेशन, आपके आपके कॉन्फिडेंस, आपकी स्टेट मैनेजमेंट, आपके फ्यूचर, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन, हर चीज पे काम पे शुरू हो जाता है। मुझे तो लग रहा है आप किसी मैजिक की बात कर रही हैं। ये एनएलपी कोई मैजिक है जो आता है और सब बदल देता है। बट हाउ इट वर्क्स, क्या हम्म, काम करता है ये तो आपने बता दिया। कैसे काम करता है, क्या करते हैं, कोई थेरेपीज किस तरह की होती हैं, सेशंस होते हैं, क्या चीज़ है एनएलपी? बिल्कुल। अच्छा, आप इसको आसान लफ्जों में अगर बताऊं सबके लिए तो इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड।
आपकी माइंड की ट्रेनिंग होती है। आप एनएलपी इज इक्वल टू आपके माइंड का जो मैनुअल है ना, कि आपका माइंड या आपका जहन काम कैसे करता है, तो इसकी तालीम को एनएलपी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर सेट ऑफ इंटरवेंशंस होती हैं। इंटरवेंशंस का जो हम आम लफ्जों में थेरेपीज जिनको बोल रहे होते हैं, हम इन एनएलपी की वर्ल्ड में हम उनको इंटरवेंशंस कहते हैं। ओके। तो सेट ऑफ इंटरवेंशंस होती हैं जो बहुत ही क्विक होती हैं, फ्यूचर फोकस्ड होती हैं। तो एनएलपी की बेहतरीन बात ये है राबिया कि हमें पता है कि रूट कॉज, ऑफ कोर्स इट वर्क्स ऑन द रूट कॉज एज वेल, लेकिन रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाई इट हैपेंड, अक्सर हम सवाल पर ये क्यों हुआ, मुझे क्यों गुस्सा आता है, एनएलपी फोकसेस ऑन ये क्या है, व्हाट एग्जैक्टली है क्या, और इसको फिक्स कैसे करना ओके, इफ दिस इज गुस्सा है। और वो मुझे तंग कर रहा है, तो हम क्यों पे नहीं जाते, हम क्यों, हम सिर्फ फिक्सेशन पे जाते हम हैं। फिक्सेशन, वी अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स वी डू अंडरस्टैंड कि एक कहाँ से इसकी रूट कॉज बन रही है, लेकिन हम बहुत डिवेल नहीं करते। हम ओके। ये नहीं होता कि हम घंटों घंटों जो है इसी के ऊपर देखें कि अच्छा बचपन में ये क्या हुआ। एक प्रॉब्लम है, जैसे आप मेरे पास आई हैं, और अक्सर मेरे पास भी जब क्लाइंट्स आते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इमोशन का मसला है और वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है। इतनी उदासी हो रही है कि मैं अपने घरवालों से भी बात नहीं कर पाती। मैं अपने आप को लॉक करके रखती हूँ घर में। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे बात करूँ, मेरा रोना निकल आता है, पता नहीं क्यों है लेकिन है। अब उस टाइम पे मैं मेरे पास जो एनएलपी की तालीम है या टूल है, वो मुझे अलाउ करता है कि उसका करंट बिहेवियर, क्योंकि उदासी इज़ अ करंट बिहेवियर ना, कि मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है उदासी, चुप रहना, किसी से बात ना करना, मुझे उसको फिक्स करना है। तो विद इन वन सेशन आई वुड बी एबल टू फिक्स हर द इशू। बिस्मिल्लाह, ऑब्वियसली आप टूल्स तो नहीं सिखा सकती, लेकिन वो टूल्स क्या क्या हैं? जैसे हम अगर देखेंगे, जो साइकोथेरेपीज होती हैं उनकी डिफरेंट तरीके होते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाया जाता है कि आप अपना अपना एक्सप्रेस करें। इसी तरह एनएलपी का टूल क्या है, वो किस तरह काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? क्या उसमें बातचीत की जाती है या हिप्नोसिस के मेथड्स यूज होते हैं? क्या एक्सरसाइज होती है? क्या एक्सरसाइज होती है? वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जितनी भी फील्ड्स वर्क कर रही हैं फॉर मेंटल हेल्थ, उसके सपोर्ट में एवरीबडी इज डूइंग द बेस्ट दे कैन, और ये एक इकोसिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इवन साइकोथेरेपी वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो अपना, साइकाइट्रिस्ट अपना, सो एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आती है एनएलपी की बारी कि एनएलपी कैसे काम करता है। तो एनएलपी की एक और डेफिनेशन से आपको समझ आएगा, दिमाग के या जहन के दो प्राइमरी हिस्से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका जो है, मैं आसान लफ्जों में, वैसे वैसे तो तीन होते हैं। जो देख रहे हैं साइकोलॉजिस्ट कहेंगे कि दूसरा वाला क्यों नहीं मिस कर दिया, तो मैं बता देती हूँ, जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर फॉर एवरीवन जो नहीं शायद साइकोलॉजी की बैकग्राउंड से होते। दो हिस्सों में आपका जहन होता है। फर्स्ट इज योर कॉन्शियस माइंड, जो सिर्फ 10% होता है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये 10% है, कुछ कहते हैं 5% है, और रेस्ट ऑफ द एक पूरी दुनिया है अंदर से बसी हुई, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, विच इज द 90 to 95% ऑफ योर माइंड। ठीक है, अब होता ये है कि इंसान को कॉन्शियस अवेयरनेस है कि उसके साथ एक प्रॉब्लम है। जैसे आपसे मैं पूछूंगी यार क्या लाइफ में मिसिंग है, तो आप बताओगे कि ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये, जो यू वुड बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम विच इज कॉन्शियस अवेयरनेस। लेकिन प्रॉब्लम बन कहाँ रही है? कॉन्शियस माइंड में नहीं बन रही, वो अनकॉन्शियस माइंड में बनती है। अनकॉन्शियस माइंड में हम जो है कुछ मतलब असाइन कर देते हैं, कुछ होल्ड करते हैं, तो इट इज़ अ रेजर्वायर ऑफ मेमोरीज जब से आप पैदा हुए। बल्कि एक तहकीक के मुताबिक मैं बताती हूँ, जब माँ के पेट में बच्चा होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि आपका 7वां 8वां 9वां महीना, तब से आपका अनकॉन्शियस माइंड, वो जो 90% हिस्सा है माइंड का, वो बनने लग जाता है। एंड वो हर चीज को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, हर चीज को। तो बच्चा जब इस माँ जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में होती है या जो स्ट्रेस ले रही होती है, वो भी बच्चे को इफेक्ट कर रहा होता है। अब बच्चा इस दुनिया में आ गया 0 to 7 ईयर ऑफ एज, वेरी क्रिटिकल एज, बहुत ही क्रिटिकल एज है, क्योंकि उस टाइम बच्चे का कॉन्शियस माइंड अवेयर, मतलब वो डेवलप नहीं हो रहा होता। वो जो 10% माइंड है, लॉजिकल माइंड जिसमें सोच समझ है, 90% हो रहा होता है, स्पंज की तरह होता है। तो बच्चा जिस एनवायरनमेंट में होगा, जिन लोगों के साथ होगा, जो बातें सुनेगा, जो एक्शन देखेगा, वो ही उसकी
हकीकत बनती जाएगी, वही उसकी रियलिटी बनती जाएगी। वो एक क्लीन स्लेट की तरह पैदा हुआ था, लेकिन जिस तरह उस पे लिखा गया, अगर उसके ऊपर अच्छी लिखाई से कुछ लिखा अच्छा गया तो वही उसकी आगे पर्सनैलिटी में बनेगा, और अगर कुछ गलत लिखा गया तो वही उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो एनएलपी क्या करता है, अब कमिंग बैक टू द मेन थिंग, कि वो बन चुकी हैं चीजें, 7 साल की उम्र तक हो गया, ठीक है। नाउ बहुत से लोग समझते हैं कि जो मैं हूं वो हूं, अब वो खत्म नहीं हो सकता, अब मैं ऐसा ही पैदा हुआ था, क्योंकि उनको रियलिटी नहीं पता होती। एनएलपी क्या करती है, एनएलपी इज अ सेट ऑफ इंटरवेंशन, सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, जो आपकी कॉन्शियस माइंड 10% माइंड को और अनकॉन्शियस माइंड 90% माइंड को इंटीग्रेट कर देती है। यानी आपको प्रॉब्लम का शायद अवेयरनेस हो कि यार मेरी जिंदगी में ना पैसा मिसिंग है, या मुझे जो है ना गुस्सा बहुत आता, दीज आर प्रॉब्लम, लेकिन बने तो यहाँ थे ना, सब Right. चीजें यहाँ डेवलप हुई थी। तो आपका एनएलपी क्या करता है, विद इन अ सेशन विद इन अ सेशन 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स के अंदर हम यहाँ जहाँ प्रॉब्लम बनी थी इसी को ही क्लीन करके और इसी के ही अंदर जो है वो फिक्सेशन कर देते हैं। और ये फिक्सेशन होती है बातों से। ये होती है बातों से। बातें ऐसी नहीं होती कि मतलब घंटों घंटों हम बातें करते रहे और ये वो। इट्स, आपने मुझे बताया मुझे गुस्से का प्रॉब्लम है, ऑल राइट, सो आई वोंट डिवेल इनटू द पास्ट कि अच्छा बचपन में क्या हुआ था। गुस्से का प्रॉब्लम है, आई डू हैव अ टूल, तो इंटरवेंशन अप्लाई की है। इंटरवेंशन ऑफ कोर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सेट Okay. ऑफ मेथडोलॉजीज होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमने फॉलो करवानी होती है क्लाइंट को, एंड दैट क्लाइंट डू द वर्क। सो एज ए एनएलपी कोच, आर वर्क इज टू फैसिलिटेट द प्रोसेस। सारा काम करना जो है वो क्लाइंट ने होता है, और उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, एंड क्योंकि एक पाथवे इतना स्मूथ बन जाता है कि वो अपनी जो एम्पावरमेंट की जर्नी है वो बहुत अच्छे से ब्रेक थ्रू क्रिएट कर। Okay. Bismillah, NLP is the same thing like manifestation, thinking positive, और इस तरह की बुक्स भी हैं। जैसे आप वो अभी मनी की बात करी थी तो मेरे दिमाग में फौरन से बड़ी फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड वो आ गई। और क्या ये वो सब चीजें हैं एनएलपी? हम कहेंगे कि मैनिफेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, थिंकिंग पॉजिटिव का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं इसके बारे में, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, तो एनएलपी क्या वही है या ये उन सबसे कुछ डिफरेंट चीज है? एनएलपी, अच्छा, एनएलपी बातों का नाम नहीं है, करने का नाम है। ठीक ओके, है, राइट। इसको अच्छा, दूसरी बात ये कि मैनिफेस्टेशन की जब भी मेरी अक्सर बात होती है, वर्जन्स बहुत निकले हुए मैनिफेस्टेशन के, लोगों को लगता है, और जो देख रहे हैं शायद अगर उनकी भी यही है तो वो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। लोगों को लगता है कि जस्ट ये बोलने से और या अपना विजुअलाइजेशन प्रोसेस करने से कि जी सामने घर मुझे मैंने मैनिफेस्ट किया था। अक्सर मुझे लोग मिलते हैं, ये मैंने मैनिफेस्ट किया था, ये मेरी हकीकत बन गई और सारी चीजें। आप और बिलीविंग का कॉन्सेप्ट। बिलीविंग, यस, सो जस्ट बाय बिलीविंग समथिंग and just by thinking and repeating that I'll get it, and by seeing it in front of you won't get you there. ओके। Simple as that. It won't get you there. It would give you that boost, लेकिन जब तक आप हीला नहीं करोगे तो वसीला फायदा नहीं। नहीं, मैनिफेस्टेशन में भी दे सेट कि आप हीला करो। यस, बट बहुत सी ऐसी मैंने डेफिनेशंस देखी हैं जो हो रही हैं। लोग कहते हैं कि ओके वी जस्ट सिटिंग हाँ, देयर एंड हम मैंने जो है ऐसी थेरेपीज भी देखी हैं कि पानी का जग रखें और उसके ऊपर जो है लिख के उसके अंदर आप पर्चियां डालते जाएं एंड 21 डेज बाद इट विल लेट मी हैपन। टेल यू दैट्स नॉट एनएलपी। अगर किसी को लगता है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये है, जो मैं देखती हूँ मेल प्रैक्टिसेस हर जगह होती हैं, ठीक है राबिया, ये एनएलपी नहीं है। एनएलपी इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फील्ड। तो आप पता ही है कि यूट्यूब पे बहुत सी चीजें अवेलेबल हो गई हैं, तो लोगों को लगता है कि ये एनएलपी है। तो यूट्यूब पे जो चीजें अवेलेबल है दैट्स नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनएलपी। वो मिक्सचर बन गए हैं, 10 चीजें और डाल के उसका एक नाम दे दिया ओके, फैंसी। एनएलपी इज लाइक चेंजिंग योर ब्रेन सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली, सो एनएलपी इज व्हाट। अब मैं आती हूँ वही मैनिफेस्टेशन वाले पे। तो जस्ट कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सोचने से या बिलीव करने से कि मैं पा लूंगी वो चीज, वो नहीं हो, वो आपको मिलती नहीं है। तो एनएलपी क्या करता है, एनएलपी सबसे पहले ये देखता है कि कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, मेंटल बैरियर्स, जो इसको स्टॉप कर रहे हैं इस चीज के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना एक गोल बनाती हूँ कि बाय द एंड ऑफ 2025 मुझे जो है वो एक्स अमाउंट ऑफ मनी कमाना है, ठीक है, ये एक गोल है। लोगों का भी अक्सर यही होता है कि मुझे ये कमाना है। लेट्स सपोज मुझे हुआ कि 10 लाख मुझे जो है वो महीना मैं कमाना चाहती हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि सोचने से
अब एनएलपी क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि कौन से ये गोल है, लेकिन गोल को अचीव करने के लिए कौन सी ऐसी हिंड्रेंसेस आ रही हैं। सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स। जब आप ये बोलेंगे, आप ये बोल रहे हैं मैं 10 लाख कमाना चाहती हूँ, राबिया मैं 10 लाख कमाना चाहती हूँ, और अंदर से एक आवाज आए नहीं कमा सकती, ये कैसे हो सकता है, अरे बेवकूफ हो क्या, अंदर की भी तो एक आवाज होती है, तो आप कभी भी नहीं एक्शन लोगे। तो सबसे पहले वो आवाज को धीमा म्यूट कर करना, म्यूट करना, नेगेटिव थॉट्स पे काम कर। फिर दूसरा, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम राबिया इतने एसोसिएटेड होते हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम लोगों को बताया गया होता है। मैंने अक्सर, मेरे क्लाइंट आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें बचपन से ये बताया गया था कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो लालची होते हैं। अब ये एक बात है, लेकिन एक बंदा पैसे के पीछे भागते हैं तो लालची होते हैं, अब इसको उसने बिलीफ सिस्टम बना लिया। जब जब उससे, ये मैं आपको रियल बता रही हूँ, तो मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला ये है, और वो कमाना चाहता था पैसे, ऑफ कोर्स हर बंदा चाहता है। तो अब वो बात कहाँ से निकली कि बचपन में ये सुना था और वो बिलीफ सिस्टम बन गया। एंड यकीन करें कि जब उसको 50,000 से ज्यादा इनकम की ऑफर आती थी या हासिल करने की होती थी कि आप थोड़ा सा और भी अपने साथ साइड बिजनेस करें, तो वो कहते थे नहीं नहीं, ज्यादा कमाने से जो है ना आप लालची बन जाते हो, आप में घमंड आ जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए। एंड ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। तो इस तरह फिर हम बिलीफ सिस्टम्स को चेक करते हैं कि इस बंदे के बिलीफ सिस्टम्स क्या है। हर चीज को चेक करने के बाद फिर हम बिहेवियर्स पे काम करते हैं, एक्शंस पे काम करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं। तो एनएलपी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म वर्क्स ऑन द पास्ट, ओके वर्क्स ऑन द प्रेजेंट एंड ऑल्सो द फ्यूचर। तीनों डायमेंशंस पे काम हो रहा होता है, एंड विद इन, आई मीन इन द क्विकेस्ट मैनर पॉसिबल। राइट। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो एनएलपी की रेवोल्यूशन है ये कब आई, कब दुनिया को पता चला कि ये एक ऐसी चीज है जिससे सब बदल सकते हैं? सब बदल सकते हैं, बिल्कुल, नाइस क्वेश्चन। अच्छा, ये फील्ड देखें, एनएलपी के टूल्स एंड टेक्निक्स जो थे वो सदियों से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन और फील्ड्स बहुत थी, जैसे साइकोलॉजी मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो ये 1970s में दो शख्स थे, मतलब मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी, हाँ। लेकिन उसमें बताऊंगी। दो लोग थे, एक उनमें रिचर्ड बैंडलर एंड एक जॉन ग्राइंडर थे। 1970s में इन्होंने, इन एक क्यूरियोसिटी होती है ना, एनएलपी का एक और भी नाम है कि क्यूरियोसिटी, क्यूरियस होना। दे थॉट एंड दे फेल्ट दैट देयर इज अ नीड, कि बहुत से लोग होते हैं, अ, जैसे दो ट्विन्स हैं, ओके। एक ट्विन, वही परवरिश मिली उसको, वही परवरिश दूसरे को मिली, ठीक है, वही मतलब स्कूलिंग मिली एक को, दूसरे को भी वही स्कूलिंग मिली, लेकिन जब वो जवान हुए तो एक जो था वो ड्रग एडिक्ट बन गया और एक जो है वो सर्जन बन गया। अब कहाँ मसला आया, क्या गैप आया, क्या मसला आ रहा है? तो ये उन्होंने कहा कि कामयाब शख्स कामयाब होता क्यों है? ओके। क्या सोच होती है उसकी? क्या चल रहा होता है उसका बैकग्राउंड, उसके एक्शंस कैसे बनते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है? तो इस क्यूरियोसिटी में कि कामयाब लोगों को स्टडी किया जाए, उन्होंने मॉडल करना शुरू किया बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स को जो फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, जिसके अंदर मिल्टन एरिक्सन हो गए, उसके अंदर वर्जीनिया सटायर हो गए, बहुत से और डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम को उन्होंने स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद जो थे वो टूल्स एंड टेक्निक्स जो थे वो डेवलप किए कि ये बंदा सोच रहा है तो ऐसे सोच रहा है, अच्छा ये अपने आप से सवाल ये पूछता है, उधर से ये डेवलप हुए। और जब ये डेवलप हुए तो उसके ऊपर टेस्टिंग शुरू हो गई, और टेस्टिंग जब शुरू हुई तो ऑफ कोर्स जो चीज़ काम कर रही थी वो रखते गए, और जो नहीं काम कर रही थी ऑन द, बहुत से लोगों पे जब ये हुआ, तो जो चीज़ें काम हो रही थी उसको रख लिया, एंड देन वो एक फील्ड के अंदर जो है वो कन्वर्ट। लेकिन एनएलपी के रूट्स जो हैं वो साइकोलॉजी से, आपके कम्युनिकेशन से, हर चीज़ से आ रहे हैं। ठीक तो है। ये वहां से ही मॉडल करके जो कामयाब चीज़ें थी हम्म। उसको मॉडल किया गया। ओके, एनएलपी और हिप्नोसिस हम्म। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में और क्या हिप्नोसिस क्या है? हिप्नोसिस कोई बहुत एक ऐसी चीज लगती है कि बस वो सिर्फ मूवीज और ड्रामास वाली चीज है, रियल लाइफ में नहीं। अच्छा, हमारे राबिया बचपन से ना क्या हमने देखा हुआ है, जब हम टीवी देखते होते थे, अब तो टीवी का थोड़ा रुझान कम हो रहा है, लेकिन जब हम टीवी देखते थे तो मूवीज में तुम्हें नींद आ रही हाँ, है, तुम एग्जैक्टली। सो रहे हो, हिप्नोसिस को हमने पता नहीं क्या हवा बना दी है, और हमें लगता है कि ये आउट ऑफ समथिंग के, ये ऐसी चीज है जो शायद मतलब हकीकत में नहीं हो सकती, या आम लोगों के लिए नहीं। आम लोगों के लिए नहीं है।
तो एक तो वो कि जो तुम्हें नींद आ रही है, सारी चीजें स्टेज्ड होती हैं, ठीक है, वो स्टेज्ड होती हैं। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं, कुछ मिथ्स एसोसिएटेड होती हैं हिप्नोसिस। सबसे पहले हम अपना आपा खो देंगे, हाँ, यानी कि हमें होश ही नहीं रहेगा, हमसे कोई भी कुछ करवा ले और सारी चीजें, ऐसा नहीं या होता। हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज कर दे। थॉट प्रोसेस चेंज जरूर होगा, वो हम्म। होगा, वो मैं आती हूँ उसके ऊपर। अच्छा। लेकिन सबसे पहले मिथ सबसे पहले ये होती है कि हम शायद अपना होश खो देंगे, हमें ओके। अपना होश नहीं रहेगा, या फिर हम सो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा, कुछ भी हिप्नोटिस्ट कहेगा तो हम वो करना शुरू कर देंगे, ये एग्जैक्टली। सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। या फिर कभी हम वो स्टेट ऑफ ट्रांस से वापस नहीं आ पाएंगे, ये भी आता है। ये सारी चीजें बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। अब आती है कि हिप्नोसिस है क्या। इट्स अ वेरी रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। उसमें ये होता है कि एनएलपी, आपने सवाल ये पूछा था एनएलपी और हिप्नोसिस क्या है। एनएलपी की जो मैंने डेफिनेशन बताई कि इट्स एन इंटीग्रेशन बिटवीन योर कॉन्शियस एंड योर अनकॉन्शियस माइंड। एक ब्रिज बना देता है कॉन्शियस एंड है। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, ठीक है। कॉन्शियसली भी आपको अवेयरनेस होती है और अनकॉन्शियस फिक्सेशन भी हो रही होती है। नाउ द सेकेंड थिंग इज हिप्नोसिस। हिप्नोसिस जो है वो आपके उस 90% माइंड के साथ ही काम करता है, ओके। वो उसके साथ। कॉन्शियस के साथ नहीं गिरता, सिर्फ कॉन्शियस, अनकॉन्शियस हम के तो साथ। कॉन्शियस, इसके अंदर कॉन्शियस को हम सुला देते हैं और ओके। अनकॉन्शियस को जगा देते हैं। तो ओके। अनकॉन्शियस के साथ ही काम होता है। तो आपका जो कॉन्शियस एकदम से आते हैं ना हमारी, कि मैं आपको कहूँ कि फॉर एग्जांपल राबिया तुम प्रेसिडेंट बन सकती हो हम्म। पाकिस्तान की, तो राबिया के कॉन्शियस माइंड एकदम से खड़ा होगा, ऐसा कैसे, मेरी तो एक्सपर्टीज नहीं है, मेरी तो उम्र नहीं है, मेरा तो वो बैकग्राउंड नहीं है। तो हम ये जो कॉन्शियस अवेयरनेस, इसको थोड़ी देर के लिए थमा देते हैं और अनकॉन्शियस माइंड के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं हिप्नोसिस में। इट्स टोटली सेफ। ना उसमें होता ये कि इंसान, जो शख्स, अगर मैं राबिया के साथ हिप्नोसिस का सेशन कर रही हूँ तो पहले मैं राबिया के साथ बैठूंगी। मतलब ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट हमने सुना है कि कभी भी हुआ तो मैंने आपको शुरू, फर्स्ट आई विल, जो क्लिनिकल हिप्नोसिस है जिसके अंदर हम एक्सपर्ट्स हैं, हम, और जो राइट तरीका होता है हिप्नोसिस का, सो आई विल बी सिटिंग विद यू, वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट कि आज हम किस पे काम कर रहे हैं। तो राबिया मुझे कहेगी कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम है, बिस्मिल्लाह मैं इसके ऊपर आज काम करना चाहती हूँ। कभी कभी राबिया ये भी बोलेगी मुझे पता नहीं है बिस्मिल्लाह कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, समथिंग मिसिंग। तो मैं एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट या हिप्नोटिस्ट ये कहूंगी कि चलो लेट्स एक्सप्लोर इट। तो हम एक ऐसी स्टेट में चले जाएंगे जो, जैसे ब्रेन के अगर उसके अंदर बोलें तो बीटा वेव्स जो होती हैं, बीटा वेव्स क्या होती हैं, जिसके अंदर आपकी लॉजिकल साइड यानी कॉन्शियस माइंड अवेयर होता है। तो हम बीटा को स्विच करके, ब्रेन के बीटा मोड को स्विच करके हम जो है वो थीटा मोड पे चले जाते हैं। थीटा मोड कौन सा होता है? थीटा मोड वो होता है जब आप डीप स्लीप में होते हो, राइट। ठीक है। या फिर वो वाला मोड होता है जब आपने देखा है हिप्नोसिस तो हम हर रोज कर रहे होते हैं। नींद का आप जो सब देख रहे हैं तो उनको जब आप सोने वाले होते हो, बिल्कुल राबिया, कभी आप सोने वाले हो तो ऐसी एक स्टेट आती है माइंड की जहां आपको होश होती है कि बाहर क्या हो रहा है, पर आप एक आगोश में भी जा रहे होते हो, एक एक डीपर आपको नींद भी है। तो अब वो एक जो पतली सी लाइन होती है उसको कहते हैं हिप्नोसिस। वो होती है हिप्नोसिस ट्रांस की स्टेट। जब हम सुबह उठते हैं गनूद की, वो कहते हैं ना, हम उठ रहे हैं, आंखें खोलते हैं, आंखें खोल के हम देख रहे होते हैं, अच्छा हमें पता होता है कि दुनिया में चल रही, लेकिन हमें ख्वाब तो नहीं देख रही मैं। इस स्टेट को हिप्नोसिस कहते हैं। इसमें आपका जो थीटा मोड ऑन हो जाता है वो आपका अनकॉन्शियस अवेयर हो जाता है, अनकॉन्शियस जो है जाग जाता है। अब आपने जहां से प्रॉब्लम, वही वाली बात, जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई थी हम वहां से खत्म कर देते हैं विद इन वन सेशन। या ओके। या अच्छा, बिस्मिल्लाह, ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, लेकिन ये जो थीटा मोड में जाना है, ये क्या मेडिसिन के थ्रू लेके जाते हैं आप पेशेंट को या क्लाइंट को? क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इट्स अ मोडालिटी, ठीक है? इट्स अ सपोर्टिंग मोडालिटी जिसको हम कह सकते हैं, हीलिंग के लिए या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हिप्नोसिस यूज़ होता है। तो इसके अंदर कोई मेडिकेशन नहीं हो रही होती, कुछ नहीं हो रहा होता। जस्ट आपने एक रिलैक्स स्टेट को जो है वो क्रिएट करना होता है फॉर द क्लाइंट, और उसके अंदर क्लाइंट अवेयर होता है। क्लाइंट जो है वो ऐसी स्टेट में होता है जिसमें सो वो बहुत रिलैक्स्ड होता है, हाइटेंड अवेयरनेस में होता है। तो राइट। क्लाइंट को सब कुछ पता होता है जो उसके साथ हो रहा होता है, जो उसको हम इंस्ट्रक्शन, जस्ट दैट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। हम सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, क्लाइंट उसको फॉलो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं राबिया आपको कहूँ राबिया आंखें बंद करो, तो राबिया अगर आंखें बंद करती तो शी इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। इट्स स्टेप बाय स्टेप, फिर हम उसको लेके जा रहे होते हैं उस स्टेट के अंदर, एंड इट्स वेरी सेफ। आप जाग रहे होते हो, आपको हर चीज की अवेयरनेस होती है, आपको ये भी पता होगा सुई
का वो पिन ड्रॉप साइलेंस हो रहा है तो पीछे किसी ने जो है वो कहा अम्मा, तो आपको ये भी पता होगा, आप होश में होगे। इट्स जस्ट दैट कि आप बहुत कहते हैं ना स्मूथली उस स्टेट में आपको बाय इंस्ट्रक्शंस लेके जाया जाए। ओके। एक चीज़ है मार्केट में आजकल बड़ी इन, सेल्फ हिप्नोसिस। आप बहुत सारे स्पॉटिफ़ाई पे, यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट मौजूद है जिसमें कहा जाता है कि आप सोते वक़्त उसको लगा लें और वो चलता रहेगा। हेडफ़ोन्स लगा लें और उसको सुनें। बहुत सारी अब तो ऐप्स भी आ गई हैं एंड दे जस्ट वांट यू कि आप उन्हें सोते वक़्त कानों में लगा लें और वो लगा रहे, बाय द टाइम वो आप सो जाएँगे, बंद हो जाएगा। तो आप जब उस स्टेज में जाएँगे, जब आप सोने के करीब होते हैं, तो वो आपके ब्रेन में उस वक़्त जो बातें चल रही होंगी, वो ऑटोमैटिकली आपके अनकॉन्शियस जो है उसको अडॉप्ट कर लेगा। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि क्या वो आप टेक्निक सीख सकते हैं यूट्यूब से और क्या ये सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं एंड इफ दिस इज़ द राइट प्रैक्टिस? अच्छा देखें, कोई भी चीज़ जो असिस्टेड नहीं है, अब मैं फिर से बता दूँ, कोई भी चीज़ जो असिस्टेड ना हो, असिस्टेड का मतलब ये है कि आपको एक्सपर्ट नहीं सिखा रहा, आपके सामने एक्सपर्ट कोई मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सपर्ट से गाइडेंस आपने नहीं ली, जो भी चीज़ यूट्यूब पे पढ़ी है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, ठीक है? ऑथेंटिसिटी से मुराद ये है कि आपको नहीं पता वो क्या है। हुँ, अब ये मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, अब करने को मैं भी रिकॉर्ड करके डाल सकती हूँ। बहुत सी चीज़ें आपके अवेलेबल होती हैं बट यू डोंट नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज़न्ट वर्क क्योंकि एंड व्हाट उसकी वर्क्स फॉर यू? एंड व्हाट वर्क्स फॉर यू ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको प्लीज़ जब भी हम कोई फ्री रिसोर्स देख रहे होते हैं, अगर आपके लिए वर्क करे डेफिनिटली गो फॉर इट। बट अगर नहीं वर्क करे और या फिर आप सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं तो उसकी पूरी तालीम है जो सिखाई जाती है, प्लीज़ उस तरह करें। क्योंकि आप जो चीज़ सुन रहे हैं, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक हुँ, है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि राबिया मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो भी अल्फाज हम खुद से अदा कर रहे होते हैं खुद के लिए या दूसरों के लिए, वो कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती है हमारे उस 90% ऑफ द माइंड के लिए। अगर हम खुद से गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं नहीं सही, मैं मुझे कुछ भी नहीं, आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम नॉट, आई कांट डू इट, जो कर रहे हैं आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको वैसे ही ले लेगा। ठीक अब है। वहां की बात बता रही हूँ, आप जिस चीजें सुन रहे हो हुँ, वो किसी और के अल्फाज हैं, राइट। शायद वो आपकी ज़िंदगी के साथ मैच कर रहे हैं, आपके तकलीफ़ों के साथ, आपके इश्यूज़ के साथ मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इट्स समथिंग जो जनरलाइज़्ड है, ठीक है? अब वो आप सुन रहे हो, उसमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन हो, जो आपके वैल्यू सिस्टम के साथ ना अलाइन कर रही हो, जो आपके रिलिजन के साथ ना अलाइन कर रही हो, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स के साथ ना अलाइन कर रही हो और आप वो सुन लो हुँ, और सुन के आप वही वाला जो है आप, तो आपका ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस वो चीज़ पकड़ लेगा एंड वैसी आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। इट्स ऑलवेज़ गुड टू लर्न समथिंग सो दैट यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ इन द मोस्ट ऑथेंटिक मैनर। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज़ डिस्करेज पीपल कि कोर्सेज़ तो बहुत पढ़े हैं। आप यूट्यूब पे कोर्सेज़ पढ़े हैं, आपके यूडेमी पे पढ़े हैं, आप लेना चाहते हो फॉर अवेयरनेस आप ले सकते हो, बट डोंट डिपेंड ऑन देम। हुँ, एग्जैक्टली कि भाई ये है तो आप इलाज करने शुरू कर दो लोगों के। इट इट नेवर वर्क्स बिकॉज कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है ना। क्या ये एनएलपी सिखा रहे हैं? आपको क्या पता है एनएलपी सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे? राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आई, इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, अगर आप उसकी पूरी वो सुनते हैं और फिर आप करते हैं, फिर डेफिनेटली इट एड्स आपके एक एडेड बेनिफिट मिल जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन सीखें, प्रॉपर मैनरिज्म में सीखें ताकि आपको पता हो कि आप क्या फीड कर रहे हो। यहाँ से ही तो पूरी कुल कायनात है आपकी। अगर इसी को गलत फीड करवा दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ओके। अच्छा, आगे चलते हैं और ये पूछूँगी मैं कि मुझे इतनी तो आपकी बातों से समझ आ गई कि सक्सेस के लिए, पैसों के लिए आपका जो है एनएलपी बहुत अच्छे तरीके से जी काम करता जी। है। क्या एनएलपी जो है वो रिलेशनशिप्स के लिए भी काम करता है? वर्क्स लाइक वंडर। हुँ, हुँ। बहुत खूबसूरत। देखिए, एनएलपी जो है वो किसी भी आप रिलेशनशिप में जाते हैं, वो माँ बाप के साथ आपका रिलेशनशिप हो, आपका हस्बैंड एंड वाइफ का, बच्चों का, हर एक इंसान के कुछ पैटर्न्स होते हैं। जैसे राबिया आपका कुछ पैटर्न होगा या मेरा कुछ पैटर्न है। इसको अंडरस्टैंड करना, एक इंसान के दिमाग को समझना कि भाई वो ऑपरेट कैसे कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत दफ़ा हम जो है वो वही चीज़ें लेके जाते हैं। इसकी मैं मिसाल आपको देती हूँ। हमें लगता है कि शादी करने, या मैं शादी के ऊपर ज़्यादा इसको फोकस करूँगी, बड़ा बर्निंग टॉपिक होता है कि लोग कहते हैं शादी करने के बाद हुँ। हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हुँ।
हर चीज ठीक हो जाएगी। और जिन्होंने शादी की हुई होती है वो कहते हैं शादी के बाद सब बदल जाएगा। सब बदल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो होता क्या है कि आपने कभी भी अपना पुराना ट्रॉमास, आपके जो आपके आपके बिलीफ सिस्टम्स थे, आपको जो चीजें स्टॉप कर रही थी, जो आपकी हिंड्रेंसेस थी, उस पर आपने काम नहीं किया। अब आप ठीक एक है। नए रिश्ते पे चले गए, ठीक है, तो आप वो जो इमोशनल बैगेज है, वो जो कचरा है, वो साथ एक नए रिश्ते में लेके जा रहे हो। और आपको क्या लगता है कि जो कचरा सोच आपने रखी हुई है, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस बट इट्स अ कचरा, इट्स अ वेस्टेज, इसको आप डिस्कार्ड कर देना चाहिए। लेकिन आप वही अपना उसी सोच के साथ एक नए रिश्ते को अपनाते हो, तो क्या वो पिछली सारी चीजें उसमें हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेंगी, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगी? तो दैट्स व्हाई हम रिकमेंड करते हैं कि पहले अपने आप को आप जो है वो ये सारी चीजों से आप अनबर्डन अपने आप को करो और उसके बाद नए रिश्ते में जाओ। नाउ दैट्स द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट, अब शादी हो गई है, अब रिश्ते तो हैं, या फिर आपके बच्चे हो गए, या आपके बच्चे हैं आपके सामने, या आपके माँ बाप हैं। सबसे पहले एनएलपी क्या सिखाती है? एनएलपी सिखाती है सबसे पहले टू सी द अदर साइड ऑफ द पिक्चर एज वेल। हम्म। बहुत दफा हम अपने ही नजरिए से हर चीज को देख रहे होते हैं और हम बहुत रिजिड होते हैं कि ये जो चीज मैंने बोल दी यही ठीक है, क्योंकि हम अपने एंगल से देख रहे होते क्योंकि हैं, हमारे ब्रेन ने तो वही सीखा है। वो ही सीखा है। तो एनएलपी उस पैटर्न को तोड़ता है और होलिस्टिक मैनरिज्म में पिक्चर को आपको दिखाना स्टार्ट कर देता है। आपके माइंड को ऐसे ट्रेन किया जाता है। सेकंड चीज होती है कि हर एक इंसान के मैं उसमें है कि राबिया आपके माइंड की एक लैंग्वेज है और मेरे भी एक माइंड की एक लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में चल रहा है। कुछ लोग विजुअल होते हैं, कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं, कुछ लोग किनेस्थेटिक और कुछ लोग ऑडिटरी डिजिटल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों को देख के चीजें ज्यादा वो उसको इफेक्टिव होती हैं, उनको देखना पसंद है, उनको विजुअल एड्स ज्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है, उनकी लिंग्विस्टिक में भी होगा, मुझे दिखाओ ना, दिखता क्यों नहीं है तुम्हें, मैं क्या फील कर रही हूँ, ऑल दैट स्टफ। और ऑडिटरी सुनना, ये सारी चीजें हैं। नाउ अब दो लोग, अब फिर मेरी और आपकी ही एग्जाम्पल एग्जाम्पल। होगी फॉर द व्यूवर। राबिया आप जो हैं फॉर एग्जाम्पल यू आर किनेस्थेटिक एंड आई एम ऑडिटरी डिजिटल, ठीक है। तो मैंने अगर हम दोनों ने एनएलपी नहीं सीखा हुआ, हमें नहीं पता कि अगले का माइंड कैसे या हमारा माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है या क्या एग्जैक्टली। लैंग्वेज में, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट में आप मुझे कहोगी, आप किनेस्थेटिक और फीलर, आप कहोगी तुम बिस्मिल्लाह तुम्हें एहसास क्यों नहीं होता, मतलब तुम्हें मेरे इमोशंस का कुछ भी नहीं है एहसास, ठीक है। अब आप इमोशन और मेरा माइंड वो परसीव ही नहीं कर सकेगा, मेरे माइंड में तो चल रहा है ये पहले ये चीज होगी फिर ये होगी फिर, और मैं आपको तो समझाती क्यों नहीं हो, मुझे समझाओ क्या है चाहिए तुम्हें, और तुम मेरी बात नहीं, नहीं यार नहीं, इमोशन तो हमारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लैंग्वेज हो गई, माइंड की लैंग्वेज। आप ओके। इमोशनल बेस्ड हो, मैं हायरार्की और स्ट्रक्चर में चल रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इख्तलाफ और बढ़ने शुरू हो जाएंगे, मिसमैच शुरू हो जाएगा। जब मिसमैच शुरू हो जाएगा तो ना आपको मेरी बात समझ आएगी और ना मेरी आपको बात समझ, हम दोनों के जो है वो बिल्कुल माइंड ही शट हो जाएंगे फॉर ईच अदर। दिस इज हाउ रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं। बात एक ही दोनों कर रहे होते हैं, लेकिन बात करने का अंदाज डिफरेंट होता है और परसीव करने का अंदाज डिफरेंट होता है। एनएलपी क्या सिखाता है? एनएलपी सिखाता है तुम खुद कैसे सोचते हो, तुम्हारा माइंड कैसे वर्क करता है, तुम्हारे माइंड की क्या लैंग्वेज है। जब ये समझ आ गया तो आपको पता होता है कि मैं इमोशनली इस तरह एक्ट करती हूँ या मैं बिहेव करती हूँ या मैं इस तरह सोच रही होती हूँ। और साथ साथ ये भी सिखाया जाता है कि कोई भी और शख्स आपसे मिलता है या रिलेशनशिप जिसके साथ आपका है, तो आपका हस्बैंड कैसे सोच रहा है, आपकी माँ कैसे सोच रही है, आपके बच्चे कैसे सोच रहे हैं। तो जब आपको ये पता चल गया और आइडेंटिफिकेशन करने आ गई, तो थ्रू लैंग्वेज, अब यही तो लैंग्वेज का कमाल है, ये बोल वो आपकी आप उसकी बात सुनते हो, आपको पता चल जाता है ये कौन से अभी प्रेडिकेट में, ये कौन सी लैंग्वेज इसकी प्रोसेस हो रही है, और आप अपनी लैंग्वेज को एग्जैक्टली वैसे बना देते हो। तो दिस इज द फर्स्ट टूल जो आपको सिखाया जाता है। सेकेंड टूल आपको जो सिखाया जाता है वो होता है रपॉर बिल्डिंग। रपॉर बिल्डिंग क्या होती है? रपॉर बिल्डिंग इज इंस्टेंट कनेक्शन एंड ट्रस्ट कैसे पैदा करना है किसी के साथ भी विद इन मिनट्स। आप कैसे अनकॉन्शियस डीपर कनेक्शन किसी शख्स के साथ ट्रस्ट कर सकते हो। राबिया हम पहली दफा मिले हैं आज, पहली दफा मिले हैं, इससे पहले आप शायद मुझसे नहीं मिले, मैं भी, हमारी बात जरूर हुई है लेकिन हम नहीं मिले, लेकिन इंस्टेंट कनेक्शन जरूर बन गया है। आप रिलैक्स हो गए मेरे साथ, मैं आपके साथ रिलैक्स हो गई। दिस इज एन आर्ट,
ये सिखाया जाता है एनएलपी में कि किसी भी शख्स पहली दफा मिल रहे हैं या आप सालों से उसके साथ हैं, कैसे आप उसके साथ डीपर कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। इसकी टेक्निक्स होती हैं। आपको बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस सिखाया जाता है, आपको मैच एंड मिरर सिखाया जाता है, आपको आई पैटर्न्स भी सिखाए जाते हैं, आंखें कहाँ मूव कर रही हैं तो इंसान क्या सोच रहा है। अब ना ऑल दीज थिंग्स जब आप सीख लो, तो आप जब अपने पार्टनर के साथ हो तो आप उसके पैटर्न्स को एनालिसिस कर सकते हो। पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, और जो ही आइडेंटिफिकेशन हो गई तो आप अपने आप को फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबिलिटी के मोड में ले जाते हो। राइट। और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने एनएलपी किया हो तो फिर आपको पता क्या होगा। एवरीबडी विल बी वेरी वेरी क्लियर कि किस तरह जाना है, बहुत फोकस्ड होगा उनका रिलेशनशिप। राइट। और ये सिर्फ हर रिलेशनशिप में काम कर रहा होता है। हर रिलेशनशिप ये भी हो सकता है, हम ट्रेडिशनल रिलेशनशिप से जरा हट जाते हैं क्योंकि हमने ट्रेडिशनल पे, रिलेशनशिप ये भी हो सकता है कि बॉस है, आपके वर्क कोलीग्स हैं, उनके साथ भी तो एक रिलेशनशिप क्या है, दो लोग अगर साथ में बैठे हुए हैं, एक रिलेशनशिप कायम हो गया, ताल्लुक कायम हो गया। वो आप साथ में बस में बैठे हुए बंदे के साथ भी हो सकता है। तो राइट। हर एक इंसान की ये चाहत होती है कि उसको लाइक किया जाए, उसका एक इन्फ्लुएंशियल पावर हो अगले भी, वो बात जो करे उसकी बात को सुना जाए, समझा जाए और माना भी जाए एक हद तक। तो क्या आप ये पावर नहीं लेना चाहते? तो एनएलपी आपको ये टूल सिखाता है कि कैसे ऑथेंटिक मैनरिज्म में आप कर सकते हो। तो आपको ऑथेंटिक वेज में सिखाया जाता है कि जस्ट विद इन मिनट्स हाउ यू कैन क्रिएट दैट सेंस ऑफ rapport एंड डीपर कनेक्शन एंड ट्रस्ट, ये फीलिंग विद एनीवन। ओके। थोड़ी सी चुभती हुई बात है, क्या एनएलपी मैनिपुलेशन सिखा रहा है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन मैनिपुलेशन एंड इन्फ्लुएंस, एंड इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ठीक है। अब मैं इसकी एक मिसाल आपको देती हूँ, उससे बहुत सी क्लैरिटी आ जाएगी आपके अंदर। जब आप मेडिकल फील्ड में जाते हो, ठीक है, तो आपको वो सारी तालीम दी गई, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, ठीक है, आपको वो सारी तालीम दी गई है, वो आपको सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, आपको सर्जरी करना भी सिखा दिया, डायग्नोसिस भी सिखा दिया, हर चीज़ हो गई है ना। दो डॉक्टर, दो दोस्त थे, दोनों ने एक ही तालीम ली, सारी चीज़ें। एक डॉक्टर जो था वो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहा है, दूसरा वही डॉक्टर वही तालीम के साथ लोगों की किडनियाँ निकाल रहा है। समझ आई? हैव यू सीन दोज़ पीपल? अब वो डॉक्टर ही होते हैं जो लोगों की जो है वो किडनी निकाल के बेचते हैं, ऑर्गन्स बेच रहे होते हैं। काम एक ही चीज़ सीखा, लेकिन काम करने का तरीका डिफरेंट था। एथिक्स हर एक की डिफरेंट हो एथिक्स सकती डिफरेंट है। इसको एक और मिसाल से हम देख लेते हैं। मिसाल कुछ ऐसी है कि छुरी है, ठीक है? छुरी का काम क्या है? छुरी का काम है आपको एड देना, आपका किचन में काटना, या फिर छुरी आप पहले ज़मानों में आप ज़िबा करते हो जानवर को, तो ये एथिकल आपने सारी वो चीज़ें की। आप वही छुरी से आप जो है खीरे काट रहे हो या मुर्गी काट रहे हो या कुछ भी है, लेकिन वही छुरी से आप किसी का गला भी काट सकते हो, ठीक है? राइट। लेकिन ये तो अब छुरी का तो कसूर नहीं है, ज़हन का कसूर ज़रूर है कि एक बंदे की जब सोच ही थोड़ी एथिक्स की कमी होती है, तो वो कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो टूल में मसला नहीं है, इंटेंशन में मसला है। ओके। राइट। इंटेंशन तो जो लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो कर सकते हैं क्योंकि वो इनकी इंटेंशन है। तो अब बुरे और अच्छे लोग हर फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन एनएलपी बिल्कुल क्लीन चीज़ें सिखा रहा है, सारी चीज़ें हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं बहुत ऑथेंटिक हैं। लेकिन अब उसको तरीका इस्तेमाल करने का वो डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ओके। राइट। रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, इस पे हमने बात कर ली, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत खराब हो चुके हैं, जहाँ पे डीप इश्यूज हैं, आपको इनसिक्योरिटी है, ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि आपको लगता है आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, जिसके लिए बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे होते हैं, कपल थेरेपीज ले रहे होते हैं। क्या एनएलपी भी इस तरह की काम करता है कि कपल थेरेपीज दे रहा हो या जो डैमेजेस हैं उनको रिपेयर कर रहा हो? अच्छा, इन एनएलपी हम थेरेपीज़ कभी भी नहीं देते, ना हम क्लेम कर रहे होते हैं, हम कोचिंग की तरफ ज़रूर जाते हैं। राइट। तो इसके अंदर यस रिलेशनशिप कोचेज़ होते हैं, और रिलेशनशिप कोचिंग हम कर रहे होते हैं जिसके अंदर 2 हस्बैंड एंड वाइफ या कोई भी रिलेशनशिप हो, 2 दोस्त भी हो सकते हैं, 2 लोगों के बीच में रिलेशनशिप है और वो खराब हो रहा है। तो इसके अंदर हम कुछ क्राइटेरियाज़ देखते हैं। इट्स वेरी, वेरी इफेक्टिव, लेकिन उसके कुछ प्री-रिक्विज़िट हैं जो मैं बताना ओ। चाहती हूँ। सबसे पहले तो इवन आप थेरेपीज की भी बात कर लो, अगर हम साइकोथेरेपी वगैरह में चले या हम कोचिंग या एनएलपी की फील्ड में, इन एनी वे और फॉर्म हम कोई भी रिश्ता जबरदस्ती के बिना पे नहीं चला सकते, हमें ये पहले इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए।
तो सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया नंबर 1 होता है जब हमारे पास कोई कपल आता है या मेरे पास आता है एज़ अ एनएलपी मास्टर कोच, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ उनसे पूछती हूँ, क्या आप दोनों रज़ामंदी से आए हैं? ऐसा तो नहीं है कि वाइफ ने आपको ज़बरदस्ती आप लेकर आए हैं या हस्बैंड ज़बरदस्ती लेकर नहीं, नहीं हमें चाहिए और दूसरा बंदा जो है वो माइंड बना के बैठा है दैट आई डोंट वांट टू लिव विद यू, ठीक है? तो सबसे पहले कि आप दोनों की रज़ामंदी है इस रिश्ते को बचाने की। अगर 0.0001% भी रज़ामंदी होती है, दोनों कहते हैं जी हम इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, हम एक ट्रायल देना चाहते हैं, वी आर फुली अलाइन्ड कि हम एक ट्रायल, देन आई टेक इट। अदरवाइज़ अगर वो एक बंदा भी बोल दे ना, नहीं मैंने तो अपना माइंड बना लिया है, नाउ दिस दूसरा बंदा आप देख ले, मतलब आई हैव मुझे नहीं लगता कि ये चल सकता है, आई डोंट टेक इट बिकॉज़ इट वोंट वर्क। जब आपकी रज़ामंदी नहीं है उसके अंदर, ठीक है? तो वो नहीं ज़बरदस्ती है। कोचिंग ज़बरदस्ती का नाम नहीं है, इट्स विलिंगनेस का नाम। अच्छा दूसरी जो हम चीज़ देखते हैं, क्या दोनों पार्टनर्स मौजूद हैं? बहुत दफ़ा हमें ये रिक्वेस्ट आ रही होती है, वाइफ़ आती हैं, तो वाइफ़ कहती हैं कि आप मेरे ऊपर कोचिंग कर दें, मैं ठीक हो जाऊँगी तो मेरा हस्बैंड भी ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों को कोचिंग लेने की ज़रूरत है क्योंकि दोनों के मसाइल है ना, अपने-अपने भी मसाइल कैरी ऑन करके हुँ। फिर वो उस पे आ रहे होते हैं। तो दोनों को साथ मौजूद होना ज़रूरी है। नाउ द थर्ड थिंग, हम कभी भी रिलेशनशिप कोचिंग में और इवन थेरेप्यूटिक्स में भी हम दोनों को साइड बाय साइड दोनों पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन साथ नहीं बिठा रहे होते। साथ एक पॉइंट पे आगे बिठाएँगे लेकिन हम कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत ख्याल रखते हैं इसके अंदर और ये सबसे पहला रूल है। अगर मैं वाइफ के साथ सेशन कर रही हूँ राबिया, तो मैं वाइफ के साथ कर रही हूँ, तो मैंने हस्बैंड को वाइफ की कोई भी चीज़ नहीं बतानी। मैं मेरे जो एथिक्स हैं वो मुझे इस चीज़ के ऊपर करते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी कम्स फर्स्ट। कुछ भी और हो जाए सबसे पहले तो वाइफ की बातें मैं कभी हस्बैंड से नहीं करूंगी, हस्बैंड की बातें मैं कभी वाइफ से नहीं करूंगी। इट्स अ सेफ स्पेस। एंड देन जब हमारा क्लीन अप वर्क दोनों पार्टीज का हो जाता है सेपरेट सेपरेट, दोनों के सेशन साथ चल रहे हैं, ट्यूसडे को मैं एक का सेशन ले रही हूँ, वेडनेसडे का मैं दूसरे का ले रही हूँ, इस तरह होता है। एक पॉइंट पे आके हम वैल्यूज को रियलाइन करते हैं, जो रिलेशनशिप की वैल्यूज हैं, व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम इन अ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल वाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है प्यार, हस्बैंड के लिए इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में इज्जत, ठीक है? और दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स फॉर बोथ द पार्टीज। तो हम इनकी अलाइन करते हैं रिलेशनशिप, दोनों की वैल्यूज को, दोनों की इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप क्राइटेरिया को हम एक बना देते हैं। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इट वर्क्स लाइक अ मैजिक इन रिलेशनशिप। लेकिन दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है। बिस्मिल्ला, जब आपने कहा कि 2 कपल्स आते हैं और आप पहले से जज करती हैं कि रहना भी चाह रहे हैं या नहीं, तो इसमें हिप्नोसिस काम करता है कि आप किसी बंदे को हिप्नोसिस करके उसे इस बात पे रज़ामंद कर लें कि नहीं मैं दूसरे बंदे के साथ रह लूँ? देखें इन बोथ एनएलपी एंड आल्सो हिप्नोसिस हम कभी भी अनएथिकल नहीं चाहते, यानी कि अगले बंदे को पता ही नहीं हो और हम उसके ऊपर कोई प्रोसेस कर रहे हो। वी ऑलवेज डिस्कस बिफोर हैंड। तो हम डिस्कशन जरूर करते हैं, ठीक है? तो मतलब जजमेंट, जैसे आपने बोला जजमेंट, आई वुड इसको मैं थोड़ा सा रीवर्ड करती हूँ कि आई वुड सिट विद बोथ द पार्टीज। तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के साथ मैं साथ बैठूंगी और साथ बैठ के मैं उनसे पूछूंगी, इसको कहते हैं प्री सेशन डिस्कशन। और मैं उनसे पूछूंगी कि आप देखें, यू रियली वांट टू कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप। मुझे अगर इतनी सी भी आ जाती है, समटाइम्स दोनों को साथ बिठा के करती किया जाता है, समटाइम इंडिविजुअली भी किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अंडर प्रेशर भी लोग जो हैं वो, तो इंडिविजुअल सेशंस भी मैं रखती हूँ। जब तक मुझे खुद की तसल्ली नहीं होती कि दोनों पार्टीज कर रही हैं नहीं कर रही एग्री, तब तक आगे नहीं होता। एंड जहां तक हिप्नोसिस की बात रही, यस हिप्नोसिस एंड एनएलपी बोथ, इसके अंदर पहले हम इंटेंशन सेट कर देते हैं। अगर आपको एथिकल बेसिस पे आप कोचिंग कर रहे हो, तो आप कहते हो कि आज हम ये काम कर रहे हैं, आई इंटीग्रेट हिप्नोसिस एंड एनएलपी टुगेदर, और इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आपका जब नजरिया ही डिफरेंट हो गया एक शख्स राइट। को देखने का, एक रिलेशनशिप को देखने का, तो वो और फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ज़बरदस्त। डेफिनेटली वर्क्स और बेस्ट। इमोशंस पे भी काम कर रहा होता है एनएलपी। एनएलपी इमोशंस पे काम कर रहा होता है, हर चीज पे। ये ब्लॉकेज मैंने आपको बताया ना, थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स, आपके बिलीफ सिस्टम्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट, हर चीज पे बहुत। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ये है ना कि हर बंदे को पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, एंग्जायटी फील हो रही है, मुझे सांस नहीं सही तरह आ रहा, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, तो क्या इनको भी हेल्प आउट करता है एनएलपी?
अच्छा, देखें बहुत से हमारे देखें अब इसके अंदर मैंने बहुत से ऐसे लोगों को क्लेम करते हुए देखा है कि ये डिजीज़ेज़ के ऊपर काम और सारी चीज़ें एनएलपी इन नो वे वर्क्स डायरेक्टली विद मेडिकल या फिर इट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर मेडिकल जो आपकी एड होती है, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट। तो बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो रादर देन गोइंग टू अ साइकाइट्रिस्ट और एनीबॉडी जहाँ आपको इस पॉइंट पे आप आ गए हो जहाँ आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, आप अगर ये कहो कि ओके फाइन मैं एनएलपी से कर लूँगा तो वो सही नहीं, या फिर आपको एक डिज़ीज़ के साथ आ रहे हो, आपका हार्ट फेलियर का है, तो आप कहो कि नहीं, नहीं मुझे सुना था कि वो स्ट्रेस की वज़ह से होता है तो मैं इसलिए आपसे कोचिंग लेना। इट वर्क्स विद एन एक हमारा तभी मैं बार-बार बोलती हूँ कि ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि एक बंदा यानी कि अगर एक एनएलपी कोच है तो वो एक कोलैबोरेट करेगा विद अ मेडिकल प्रैक्टिशनर और वो दोनों मिलके हीलिंग प्रोसेस को क्रिएट करेंगे फॉर द क्लाइंट। तो मेडिकल फील्ड से यानी जो मेडिकेशन उसको चाहिए वो साइकाइट्रिस्ट देगा, वो डॉक्टर देगा, वो साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो देगा अगर डिसऑर्डर्स हैं, और कोच जो है वो उसके इमोशंस पे सारी चीजें काम करे। जब ये दोनों चीजें साथ होंगी तब ही एक होलिस्टिक हीलिंग क्रिएट होगी। सो जहां तक आपकी पैनिक का है, ये सप्रेशन ऑफ इमोशंस की वजह से बहुत से ऐसे सिम्टम्स, जैसे मैंने पहले हुँ, शुरू में बताया था कि आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स देना शुरू हो येस, जाती है। तो जब आप एनएलपी के या टाइमलाइन थेरेपी टेक्निक्स हम सिखाते हैं उसके थ्रू जब आप करते हो, तो वो जो आपने एक प्याला है जिसमें इतना पानी अब भर चुका है या इतना सप्रेशन हो चुका है, उसको क्लीन करते हैं। जब उसको क्लीन कर दिया या इमोशंस पे काम कर दिया, तो आपके बहुत से मसाइल उससे हल हो जाते हैं, ओवरवेलमनेस खत्म हो जाती है, तो आपके सिम्टम्स में कमी आ जाती है या कभी-कभी खत्म भी हो जाते हैं। ओके, ओके, ग्रेट। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है, मज़ा इतना आ रहा है, सिर्फ़ मुझे एंड पे जाके ये पूछना है कि एनएलपी से रिलेटेड जो मिथ्स हैं, वो क्या हैं? एनएलपी से रिलेटेड मिथ्स क्या हैं? एनएलपी से रिलेटेड मिथ्स होती हैं कि ये बहुत टेम्पररी है और हमें सुनने को जो मिलता है वो ये होता है कि ये टेम्पररी है और इसका बस इसी तरह ही है कि आज हमने सेशन ले लिया तो कल हमारी प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। इट्स नथिंग लाइक दैट, इट हैज़ अ प्रॉपर सिस्टम स्ट्रक्चर टू इट। हम हमारे सेशन प्रॉपर होते हैं, हम हर एक चीज़ पे डीपर जो है वो काम कर रहे होते हैं और पूरी हिस्ट्री भी ली जाती है इसके अंदर। तो ये एक पहला है मिथ है कि ये थोड़ी देर में खत्म हो जाए। इसको मैं ये कहूँगी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए छोटा-सा ये होगा कि जब आप दा डेंटिस्ट के पास से होकर आते हैं, तो डेंटिस्ट के पास से आप होकर आते हैं तो आपको कुछ एड्स आपने पूरा अपना जितना भी करवाना था प्रोसेस करवा दिया, क्लीनिंग एंड एवरीथिंग। तो वो आपको कहता है कि आपने केयर करनी है। अब आपने सुबह इस टूथपेस्ट से अपना जो है वो करना है, आपने शाम को भी करना है ब्रश, और बीच में आपने इन-इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करना है। आप वो काम करवा के आए हो 30,000 40,000 का। आप घर आते हो, आप कहते हो मैं तो काम करवा लिया, डीपर इश्यू हो गए, बस सही है। मैं अब टूथपेस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है, और आप एक दिन अपना दाँत ब्रश नहीं करते, दूसरे दिन नहीं करते, तीसरे तीसरे दिन आपको लोग कहना शुरू हो जाएँगे, भई क्या है? मतलब क्या है? और वो गंद वापस आ जाएगा। एनएलपी आपका क्लीन अप वर्क कर देता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने अपनी ऑफ कोर्स आप पैटर्न्स को नहीं बदला और आप वैसे ही उसमें ही करो और आप अपनी क्लीन अप वर्क नहीं, जब आपको लगे या देयर इज़ अ प्रॉब्लम तो आप वो प्रॉब्लम को हल ना करो बल्कि उसको लेते जाओ, तो दोबारा इमोशंस तो आएँगे क्योंकि आप राइट। ह्यूमन तो हो ना।